हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ओके, सो लेट्स डिस्कस कि इसका डेफिनेशन क्या है और ये टर्म आखिर आया कहाँ से। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड उस तरीके के ड्रामा को बोला जाता है। इट इज अ जॉनर ऑफ ड्रामा, मतलब ड्रामा में जो अलग अलग टाइप्स है उनमें से एक टाइप के लिए बोला जाता है जो आया था मिड 20th सेंचुरी में, मतलब 1950s के बाद थिएटर ऑफ एब्सर्ड शुरू हुआ। और ये कहाँ पे शुरू हुआ? यूरोप में शुरू हुआ। और इसका जो मेन फीचर था, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था, वो था एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन एग्जिस्टेंस मतलब हम लोग ये जो जिंदगी जी रहे हैं वो, और एब्सर्डिटी उसको बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड में इसको जो कैरेक्टर्स होते थे या जो उसका प्लॉट होता था, उनके थ्रू ये देखा जाता था कि कैसे ह्यूमन लाइफ जो है वो फ्यूटाइल है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि हम लोग जब एक लाइफ का मतलब ढूंढने जाएंगे तो उसका कोई मतलब बनेगा ही नहीं। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड में ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है। अभी ये टर्म ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ? तो इस टर्म का फर्स्ट थिएटर ऑफ एब्सर्ड इसका यूज सबसे पहले किया था मार्टिन एसलिन ने। इनका जो 1960s में उन्होंने ये ऐसे लिखा था और बाद में उन्होंने इस पर एक बुक भी लिखा, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड बुक में उन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसमें उन्होंने बोला कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड ये टर्म सबसे पहले यूज किया। अभी ये तो हुआ कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड किसने कॉइन किया, लेकिन ये जो पूरा कंसेप्ट है एब्सर्डिटी का कंसेप्ट, ये कहाँ से आया? तो ये आया था एल्बert कैमू के एक बुक से, मिथ ऑफ सिसिफस। अभी ये फ्रेंच है तो उनका टी और एस नहीं प्रोनाउंस करना है, सो इट इज एल्बert कामू। तो उनका 1942 में एक बुक आया था मिथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस एक ग्रीक कैरेक्टर है जो जिसको जियोस ने ये पनिशमेंट दिया था कि तुम्हें हर सुबह उठ के एक बोल्डर जो होता है, बोल्डर मतलब एक पत्थर का बहुत बड़ा ऐसे गोला होता है, तो उसको माउंटेन के ऊपर लेके जाना है। और जैसे वो शाम तक उसको ऊपर लेके आएगा, वो गोला फिर से वो बोल्डर नीचे आ जाएगा। जब वो नीचे आता है तो फिर सिसिफस को फिर से वही चीज करनी, सुबह उसको उठा के ऊपर लेके जाना है। वो जैसे ऊपर लेके आ जाएगा वो नीचे आ जाएगा। ऐसा उसका वो जो लाइफ साइकिल है वो ऐसे ही कंटिन्यूम में चल रहा है कि वो बोल्डर ऊपर लेके जाते हैं, जैसे ऊपर पहुंचते हैं वो बोल्डर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या है एब्सर्डिटी, क्योंकि उसका गोल तो फुलफिल नहीं हो रहा ना, उसका टारगेट ये है कि उसको वो ऊपर रखना है, वो माउंटेन के ऊपर रखना है, लेकिन वो वहां तक कभी जा ही नहीं पाता, वो माउंटेन के ऊपर रख ही नहीं पाता। और फिर अगर हमको पता है कि उसका आउटकम कुछ आने ही नहीं वाला तो हम लोग काम करेंगे ही नहीं ना वो। लेकिन सिसिफस वही काम बार 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 दोहराते रहता है। और इवन दो उसको पता है कि उसका आगे चल के उसको वो जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या है, एब्सर्ड ही हो गया ना, फिर बकवास हो गया। क्यों कर रहे हैं वो ये काम, अगर उसका जो उसको एक्चुअली जो चीज करना है अगर उसको मिलने ही नहीं वाला तो मिथ ऑफ सिसिफस में एब्सर्डिटी की बात की थी अल्बर्ट कामू ने। और फिर उन्होंने बोला कि ह्यूमन लाइफ भी ऐसे ही है, मीनिंगलेस है। हम लोग ऐसी सारी चीजें कर रहे हैं जिसका एक्चुअली कोई मीनिंग बनता ही नहीं है, या फिर हम उसमें मीनिंग ढूंढ भी गए तो फिर भी ऐसा जरूरी नहीं कि वही सही हो। तो फिर इन ये जो प्लेज होते थे थिएटर ऑफ एब्सर्ड के प्लेज, इसमें भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ऐसे ही बताया गया कि इरेशनल है, इरेशनल है, डिवॉइड ऑफ मीनिंग है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनता। उसका इरेशनल मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं निकलेगा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा इसमें। और इसमें जो कैरेक्टर्स की लाइफ है वो अनसर्टन है, और कंफ्यूजन है और हेल्पलेसनेस है। अनसर्टन मतलब कुछ फिक्स नहीं होता, कंफ्यूजन मतलब आप बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में घिरे रहते हो, और हेल्पलेसनेस मतलब आप चाह के भी उस सिचुएशन को सुधार नहीं सकते। तो ये तो कैरेक्टर्स की बात हो गई, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी समवॉट ऐसे ही होता है। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड में ये सारी चीजों को एक्सप्लोर किया गया। थिएटर ऑफ एब्सर्ड ओरिजिनेट होने के पीछे के हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड देखते हैं। तो ये कब आया था? 1950s के आसपास आया था, 40s और 50s में। क्यों हुआ था? क्योंकि 45 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था। और जब ऐसे चीज खत्म हो जाती, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, एंड डिस्ट्रक्शन की वजह से लोगों का जो
ट्रेडिशनल बिलीव्स थे लाइफ को लेके, मोरालिटी को लेके, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को लेके, वो सारे चेंज हो गए। क्योंकि जब बहुत एकदम ग्रैंड स्केल पे डिस्ट्रक्शन होता है तो हमको रियलाइज होता है कि लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अभी हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं, हम लोग ये सोच के चलते कि चलो इस एज में हम घर खरीदेंगे, फिर शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर एक एज में आने के बाद हम लोग रिटायर हो जाएंगे, फिर हमारी इवेंचुअल डेथ हो जाएगी। ये हमारा एक ट्रेडिशनल बिलीफ है लाइफ को लेके। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से क्या हो गया, लाइफ की अनसर्टन हो गई लाइफ, ठीक है। तो जैसे पता नहीं था कि कब डेथ हो जाएगी। अगर हम लोग कहीं अपनी लाइफ अच्छे से बना रहे तो शायद कल को बॉम्ब गिर जाएगा या कोई आके हमको मार देगा। तो लाइफ को लेके जो ये यकीन थे ना, लोगों के बिलीव्स थे, वो टूट गए। एंड मोरालिटी मतलब वहां पे तभी कोई ये नहीं दिख रहा था कि एक इंसान और सामने वाला भी एक इंसान ही है तो उसको हर्ट नहीं करो। वहां पे तभी नेशनैलिटी पे देख रहे थे कि अगर तुम जर्मन हो तो तुमको हेट किया जाएगा, अगर तुम ब्रिटिश हो तो तुमको अलग नजरिए से देखा जाएगा, तुम फ्रेंच हो तो तुमको अलग तरीके से देखा जाएगा। तो फिर इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से लोग सारी चीजों को क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारी जिंदगी का मतलब नहीं है, मोरालिटी कुछ नहीं है। एंड अगेन जब वॉर होता है तो डेफिनेटली यू किल पीपल, ठीक है। तो हम लोग जब नॉर्मल सेंस में देखते हैं तो किसी को मारना बहुत गंदी बात है, क्राइम कंसिडर करते हैं। बट व्हेन वॉर में वो सारी चीजें होती है तो वी कंसिडर देम एज अ कि ठीक है, इसने इतने लोगों को मारा तो ही इज अ वॉर हीरो। तो फिर वहां पे एक एक्ट तो वही है, किसी का खून करना, लेकिन बिकॉज उसको एक वॉर के कंटेक्स्ट में प्लेस किया जाता है तो फिर वो मोरालिटी को भी कहीं ना कहीं शेक करता है। वाई कि एक पर्सन की डेथ गलत है और दूसरे की सही है, तो वो मोरालिटी पे भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इसकी वजह से थिएटर ऑफ एब्सर्ड इमर्ज हुआ। अभी एग्जिस्टेंशियल ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी का मूवमेंट है, इसमें मेन कंपोनेंट है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिस्ट एक फिलॉसफी होती है जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कि लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनता। आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल इन द केओटिक वर्ल्ड, मतलब ये जो दुनिया हमारे आसपास चल रही है उसके बीच में हम एक इंसान से अकेले हैं, ठीक है। मेरी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है, आपके इवन आपके सिबलिंग्स की लाइफ भी आपसे अलग होगी, आपके पेरेंट्स की लाइफ भी आपसे अलग होगी। उनके लाइफ में जो चीजें हो रही है ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके लाइफ में भी वही सारी चीजें हो और उसी डायरेक्शन में हो। आपने कई बार अपने पेरेंट्स को बोला रहेगा कि आप सुना रहेगा, वो ऐसे बोलते कि तुम्हारे उम्र में थे तब हम ये सारी चीजें करते थे, अभी हम लोग वो सारी चीजें नहीं करते, या फिर शायद वो भी कर रहे हैं लेकिन अलग तरीके से कर रहे होंगे। तो ये जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट आ जाते हैं कि हर एक इंसान की लाइफ वैसे नहीं होती जो सामने वाले की वैसे चल रही है। तो अगर सामने वाले की लाइफ एकदम फुलफिलिंग है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी लाइफ भी वैसी फुलफिलिंग हो। तो फिर इसकी वजह से क्या हो जाता है, लोगों का आइसोलेशन हो जाता है, वो अकेले हो जाते हैं। और यही सारी चीजों को डिस्कस किया था एल्बर कैमू ने और जॉन पॉल सार्त्र ने। इन्होंने इस फिलॉसफी को स्टडी किया एग्जिस्टेंशियलिज्म को, और उन्होंने काफी सारे बुक्स लिखे और फिर बाद में इसी से इंस्पिरेशन लेके लोग थिएटर ऑफ एब्सर्ड के प्लेस लिखने के लगे। और यही सारी चीजें एब्सर्डिस्ट प्ले राइट्स ने कैसे यूज की, उन्होंने ऐसा सररियल प्लॉट बनाए। सररियल मतलब जो रियलिटी को भी सरपास कर देता है, इलॉजिकल मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं बनता कि कोई चीज करने जा रहे हैं लेकिन उसका कोई आउटकम आता ही नहीं है। और ये सब उन्होंने क्यों यूज किया, क्योंकि उनको फ्यूटालिटी दिखानी थी ह्यूमन एफर्ट्स की। जैसे सिसिफस हमेशा उसको माउंटेन के ऊपर लेके जाता था बोल्डर को, लेकिन वो बोल्डर नीचे आ जाता था। तो वो बार बार वो एफर्ट कर रहा है लेकिन उसको आउटकम नहीं मिल रहा। तो ह्यूमन एफर्ट्स भी क्या होता है, ऐसे फ्यूटाइल होता है। फ्यूटाइल इज वर्थलेस, कि उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो ह्यूमन एफर्ट्स भी वैसे ही होते हैं। और हम जो ये कोशिश करते हैं ना कि लाइफ का सेंस बनाने की या लाइफ का कोई मतलब है, वो भी चीज क्या है, एकदम एब्सर्डिस्ट के अकॉर्डिंग बकवास है, क्योंकि लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। तो जिस चीज का मतलब ही नहीं तुम उसका मतलब ही क्यों ढूंढ रहे हो। कल्चरल शिफ्ट, पोस्ट वॉर एरा में क्या हो गया, काफी आर्टिस्ट थे, उनको नया तरीका कोई चाहिए था जिसकी वजह से, जिसको यूज करके वो ह्यूमन कंडीशन है और ये जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स को रिजेक्ट कर रहे थे, जैसे लाइफ का जो ट्रेडिशनल फॉर्म था उसको रिजेक्ट कर रहे थे, मोरालिटी को रिजेक्ट कर रहे थे।
तो उनको ऐसी सारी चीजें चाहिए थी, जिनके न्यू वे चाहिए था, जिसके थ्रू वो क्या कर सके, लाइफ को एक्सप्लोर कर सके, और फिर एक मॉरल लेसन या रैशनल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर सके। और यही जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी का बर्थ हुआ, या फिर आप बोल सकते हो कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड शुरू हुआ। नाउ लेट्स डिस्कस कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड के फीचर्स क्या है। तो पहला फीचर है इलॉजिकल एंड डिसजॉइंटेड डायलॉग्स। तो डायलॉग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉनसेंसिकल, मतलब उनका कोई मतलब नहीं बनता। रिपीटेटिव मतलब बार बार रिपीट होता रहता है, तो एक ही चीज वो 100 बार बोलेंगे, अलग अलग इंटोनेशन से बोलेंगे या अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, लेकिन एक ही चीज बार बार बोलते रहेंगे। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है टूटा हुआ, मतलब अगर उन्होंने कोई बात बोलना शुरू किया, अचानक से उनको कोई नई चीज दिखी तो वो उसके बारे में बात करने लगेंगे। रिफ्लेक्टिंग ऑन द केओस एंड एब्सर्डिटी। अभी ये नॉनसेंसिकल, रिपीटेटिव एंड फ्रैगमेंटेड क्यों यूज करते थे राइटर्स, ताकि वो ये दिखा सके कि ह्यूमन लाइफ कैसे है, कि उसमें केओस है। उसमें केओस है का क्या मतलब होता है कि उसमें अलग मतलब चीजें किसी ऑर्डर में नहीं है, कहीं भी कैसे भी चीज हो रही है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि कैसे लाइफ का एक हम लोग ऐसे सोच के चलते हैं कि लाइफ ऐसे मूव करेंगी, ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद डी होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ उसी डायरेक्शन में जाए। अलग अलग इंसान की लाइफ अलग अलग तरीके से होती है। और एब्सर्डिटी मतलब हम लोग जब बातों का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं या फिर लाइफ का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, तब उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। तो यही सारी चीजें दिखाने के लिए राइटर्स जो है वो नॉनसेंसिकल, रिपीटेटिव और फ्रैगमेंटेड डायलॉग्स यूज करते थे। कन्वर्सेशंस जो होते थे एब्सर्ड प्ले में, उसका ये नहीं होता था, उसका पर्पस ये नहीं होता था कि वो लोगों को ये दिखा सके कि लाइफ का कैसे मीनिंग है, या इस डायलॉग के थ्रू ऑडियंस को कुछ पता चले, नहीं। उनका ये नहीं होता था, वो बस गैप्स फिल करने के लिए या उस प्ले को बस कुछ बताना है करके, या जिन कुछ दिखाना है करके दिखाते हैं, इसलिए वो डायलॉग्स यूज करते हैं ऐसे, जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका फाइन एग्जाम्पल है कि वेटिंग फॉर गोडो में सैमुअल बेकेट्स ने ऐसे डायलॉग्स लिखे हैं जिसमें व्लादिमीर और एस्ट्रेजन कुछ बोलते जाते हैं, लेकिन वो बीच बीच में एकदम पॉजेस लेंगे, फिर उनका पॉज बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर एक कोई चीज बोलना चालू करते हैं, दूसरा उसको बार बार उसको इंटरप्ट करता रहता है, या फिर सीक्वेंस नहीं होता, वो कभी भी किसी भी चीज के बारे में कब कुछ भी बोलने लग जाएंगे। अभी वो अगर सपोज एप्पल के बारे में बात करे तो बीच में आके वो ऑरेंज का स्टोरी सुनाने लगेंगे, तो ऐसे वो कुछ भी बकवास करते रहते हैं। लैक ऑफ प्लॉट और लॉजिकल स्ट्रक्चर। तो ये जो प्लेस होते हैं इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे ग्रीक ट्रेजेडी का एक स्ट्रक्चर है या शेक्सपियर के प्लेस का भी एक स्ट्रक्चर है, वो सारे स्ट्रक्चर्स थिएटर ऑफ एब्सर्ड में होता नहीं है। तो इसमें कुछ सीन्स होते हैं, मतलब प्ले के शुरुआत में वो लोग जिधर बैठे उधर ही बैठे रहेंगे, एंड उसमें कुछ ज्यादा एक्शन नहीं होगा, तो एंड में आपको कोई एक आउटकम नहीं दिखेगा, आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी कि ओके ये प्ले में ये सारी चीजें होगी। तो उसमें क्या होगा, एक रेजोल्यूशन ऑडियंस को नहीं मिलेगा, और कैरेक्टर्स जो है वो बार बार अपनी एक्शंस को भी रिपीट कर रहे होंगे, डायलॉग्स या फिर डायलॉग को रिपीट करेंगे, और कभी कभी वो ऐसे किधर चले जाएंगे जिसका कोई मतलब वो है ही नहीं, उसका बिना डायलॉग के वो कुछ कर देंगे, या बिना एक्शन के मतलब वो बिना एक्शन के कोई डायलॉग बोल देंगे, जिसका मतलब ना ही वो डायलॉग का एक्शन से और एक्शन का डायलॉग से कोई सेंस ही नहीं बनेगा। इसका फाइन एग्जांपल है यूजीन आयोनेस्को का द बाल्ड सोप्रानो। उसमें प्लॉट जो है वो एक क्लियर नरेटिव फॉलो नहीं करता, उसमें कोई एक प्लॉट स्ट्रक्चर नहीं है, आप उसका स्टोरी ऐसे किसी को बता नहीं सकते क्योंकि ये इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। और इसमें किस पे फोकस किया गया है, एब्सर्ड सिचुएशन, मतलब किसी भी फालतू की सिचुएशन में वो लोग आके अटके हैं, और वो जो उनका कॉन्वर्सेशन है उसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। डायलॉग्स जो होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, एंड बाय रिपीटेशन इसका मतलब ये नहीं कि अभी उन्होंने वो चीज बोली फिर 2 लाइंस के बाद वो वही चीज बोलेंगे, वो थ्रू आउट द प्ले वही करते रहते हैं। वो एक ही एक्शन लेंगे, फिर उसके बाद उसको रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद वो फिर से वही चीज करेंगे।
बार बार वो वही करते रहते हैं। जैसे रोजेनक्राट्ज एंड गिल्डर्स्टन आर डेड में ये प्ले टॉम स्टॉपैर्ड ने लिखा है, इसमें वो लोग बार बार उनके लाइफ के सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि कैसे उनकी लाइफ खराब है, और वो सेम डायलॉग्स यूज करते हैं। इनफैक्ट ये जब प्ले ओपन होता है तो उसमें वो कॉइन टॉस कर रहे होते हैं कि कॉइन टॉस किया, हेड आया तो ये, टेल आया तो ये। और वो जो दैट वेरी एक्ट कॉइन टॉस करने का वो भी मोनोटोनी बताता है, क्योंकि उसके आंसर में तुमको ए मिलेगा या बी मिलेगा, उसका आउटकम कभी थर्ड हो ही नहीं सकता। तो वो बार बार यही रिपीटेशन 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 ही करते रहते हैं। और ये जो कैरेक्टर्स है ना, रोजेनक्राट्ज एंड गिल्डर्स्टन, ये शेक्सपियर के एक प्ले में से लिए गए हैं। आप उस प्ले का नाम मुझे कमेंट्स में बताना। एब्सेंस ऑफ क्लियर मीनिंग और रेजोल्यूशन, तो इसका कोई अगर स्ट्रक्चर ही नहीं होता, वो प्ले अगर कभी आगे मूव ही नहीं करेगा, तो फिर नेचुरली जो ऑडियंस है उनको कोई एक कंक्लूजन नहीं मिलेगा, उनको कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा, उनको स्टोरी से कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे एंड गेम में सैमुअल बेकेट का जो प्ले है वो एम्बिगियसली एंड हुआ है, मतलब अभी वो ऑडियंस डिसाइड करेगी कि उसमें मतलब ढूंढना है तुमको तो ढूंढो, नहीं ढूंढना है तो फिर उसको छोड़ दो। उसमें ऑडियंस को कोई रेजोल्यूशन एंडिंग दी नहीं गई है। एलियनेशन एंड आइसोलेशन ये काफी इंपॉर्टेंट थीम्स है एब्सर्ड प्ले के। इसमें जो कैरेक्टर्स है उनको एक्सट्रीम आइसोलेशन होता है, मतलब वो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड होते हैं। उनको लगता है कि अभी बस वो मोमेंट में हम ही है, और अगर हमारे सामने कोई इंसान है तो बस वही है, हमारे यहाँ पे आगे कोई नहीं है। तो हमारे जो आइडेंटिटी है, हमारे जो पर्पस है, हमारे जो एग्जिस्टेंस है, उसको वो क्वेश्चन करने लगते हैं। क्योंकि हम लोग जब कोई चीज करते हैं तो नेचुरली हम हमारे जो आजू बाजू के लोग हैं उनको एज अ गाइड बना के, एंकर बना के हम हमारी लाइफ आगे जीने की कोशिश करते हैं। जब वही सब नहीं होता और हमको पता है कि उसके जैसी मेरी लाइफ नहीं होगी, या मेरी लाइफ में का ये आउटकम कभी होगा ही नहीं, तो नेचुरली पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। और ये सेम चीज इसमें होता है द होम कमिंग बाय हेरोल्ड पाइंटर। इसमें जो कैरेक्टर्स है वो एक डिसफंक्शनल फैमिली में होते हैं, मतलब एक नॉर्मल फैमिली के जैसे नहीं होते, उनके रिलेशन अजीब होते हैं, एक दूसरे के साथ वो ठीक से बात नहीं करते, ठीक से बिहेव नहीं करते। तो उसकी वजह से क्या होता है, इवन दो दे आर इन फैमिली, वो आइसोलेटेड ही रहते हैं। और उनका वो जो स्ट्रगल है उनके इमोशंस के साथ, और वो जो भी एक्शन ले रहे हैं उनके मोटिवेशंस के साथ, उनके साथ उनको स्ट्रगल भी हो रहा है, और साथ में वो उसको क्वेश्चन भी कर रहे कि ये मुझे इमोशन है तो क्यों है, फिर मैं ये एक्शन कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, या फिर इससे क्या होगा। द यूज ऑफ नॉन रियलिस्टिक एलिमेंट्स, तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड में ऐसे एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं जैसे इलॉजिकल सिंबल्स, रिपीटेटिव जेस्चर्स या ड्रीम लाइक स्टेट्स ऐसे यूज किए जाते हैं, जो ये दिखाने के लिए कि लाइफ का एक्चुअली कोई मतलब नहीं है, यही दिखाना है। तो जैसे जू स्टोरी में जेरी और पीटर जब डिस्कशन करते हैं तो वो एक रैंडम इलॉजिकल इवेंट के बारे में बात करते रहते हैं। वो बीच में ये उसके एक कैरेक्टर अपने लैंडलॉर्ड का जो डॉग होता है उसके बारे में बताते हैं, फिर वो बोलते हैं कि वो डॉग मुझे पसंद नहीं था तो मैंने उसको रैट पॉइजन दिया। और फिर बाद में वो ये भी, मतलब वो उस पे भी उसको डाउट है कि उसने एक्चुअली पॉइजन दिया, उसकी वजह से वो डॉग मरा या कुछ और चीज की वजह से डॉग मरा। तो ये जो नॉनसेंसिकल चीज है या इलॉजिकल है, और ये बीच में ही वो लेके आता है, ऐसे नहीं कि वो डॉग्स के बारे में बात कर रहे तो वो उसमें एक बात से एक बात निकले, ऐसे नहीं। वो बीच में इन बिटवीन कॉन्वर्सेशन वो घुसा देता है कि वो डॉग का मैं, मतलब वो डॉग को मैंने पॉइजन दिया था तो वो डॉग का ये हो गया। तो इसमें बार बार ऐसे चीजें होती है जिसका हम रियलिटी में कोई ये नहीं करते। अब अभी अगर हम लोगों ने सच में किसी डॉग के साथ कुछ ऐसे किया तो हम लोग थोड़ी ना लोगों को जाके बताएंगे कि अरे मैंने ऐसे किया। हम लोग यूजुअली ये सारी चीजें नहीं करते, बट थिएटर ऑफ एब्सर्ड में कैरेक्टर्स ये सारी चीजें करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रैक्टिशनर्स एंड देयर वर्क, अभी थिएटर ऑफ एब्सर्ड के इम्पोर्टेंट राइटर्स कौन थे, तो सबसे पहले है सैमुअल बेकेट। उनका बहुत ही फेमस प्ले है वेटिंग फॉर गोडो, और इनको थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एक पायनियरिंग फिगर माना जाता है कि इनकी वजह, मतलब इनको स्टडी किए बिना आप थिएटर ऑफ एब्सर्ड को समझ ही नहीं सकते। अभी इसमें वेटिंग फॉर गोडो में ये होता है कि दो कैरेक्टर है, व्लादिमीर एंड एस्ट्रेजन, वो एक आदमी का इंतजार कर रहे गोडो, और वो पूरे प्ले में उसका वेट ही कर रहे कि ये आएगा, और वो पूरे प्ले में आता ही नहीं है, तो वो बस टाइम पास ही कर रहे पूरे प्ले में।
यूजिन आयोनेस्को का प्ले है द बाल सोप्रानो। इसमें सटायरिकल प्ले है जिसमें जो लाइफ के सिचुएशंस होते हैं या हम लोग जो सारी चीजें करते हैं लाइफ में उनकी अब्सर्डिटी को बताया गया है कि कॉन्वर्सेशन कैसे हम लोग जो बात करते हैं उसका भी कोई मतलब नहीं करता, और फिर इसमें ना मतलब एक्शन से ज्यादा ह्यूमन स्पीच को सटाराइज किया गया है कि कैसे ह्यूमन स्पीच का कोई मतलब नहीं बनता, या मतलब हम लोग जो डेली कम्युनिकेशंस करते हैं ना उनका मतलब नहीं होता। द वेरी वर्ड सोप्रानो, सोप्रानो उसके लिए भी बोलते हैं, सिंगर्स के लिए बोलते हैं। तो सिंगर्स का मेन चीज क्या है, उनका वोकलाइजेशन, वो कैसे गाना गा सकते हैं उसके ऊपर है। तो इस प्ले में ह्यूमन कॉन्वर्सेशन को सटाराइज किया है। जॉन गने ये भी एक एब्सर्डिस्ट राइटर थे और उनका फेमस प्ले है द मेड्स, जिसमें वो पावर, आइडेंटिटी और सोशल डिग्रेडेशन की बात करते हैं, और इसमें क्लास स्ट्रक्चर भी समझ में आता है। मतलब क्लास स्ट्रक्चर में भी एब्सर्डिटी का जो सेंटिमेंट है वो कैसे अलग 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 लोगों के लिए अलग अलग तरीके का एब्सर्डिटी है। तो इसमें जो दो मेड्स होती है, टिटुलर मेड्स, वो ये डिस्कस करती है कि वो उनका जो एम्प्लॉयर है उसका खून कर देगी, और साथ ही में जब वो वाइल डिस्कसिंग दैट वो उनकी भी लाइफ की अब्सर्डिटी पता चलती है, और वो एम्प्लॉयर है उनकी भी लाइफ की अब्सर्डिटी पता चलती है। हेरोल्ड पेंटर का प्ले है द बर्थडे पार्टी। ये टिपिकल एब्सर्डिस्ट प्ले नहीं है, बट यस इसमें काफी सारे एलिमेंट्स है थिएटर ऑफ एब्सर्ड के, जैसे इसमें फ्रेगमेंटेड डायलॉग्स है, फिर कैरेक्टर्स जो है वो डिसोरिएंटेड है। डिसोरिएंटेड है मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जो मन में आ रहे हैं वही किए जा रहे हैं, और इस प्ले का कोई एक आउटकम भी नहीं है, हमको ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। यस उसमें एक्शन हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा उस एक्शन का भी कोई सेंस नहीं बनता। टॉम स्टॉपर्ड का है द रोजेनक्रास एंड गिल्डस्टर्न आर डेड। ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को टैकल करता है। इसमें वो लोग ये डिस्कस करते हैं कि लाइफ का मतलब क्या है, फेट, फिर हमारी कोई डेस्टिनी है कि नहीं, फ्री विल। फ्री विल एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंशियल टर्म है जिसमें ये सोचते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ के जो एक्शंस लेते हैं वो एक्चुअली हम लोग ही ले रहे हैं या सोसाइटी हमारे अराउंड वैसे सिचुएशन क्रिएट करती है, वैसा माहौल बनाती है कि हम लोग वो एक्शंस लेने पे मतलब जाने न अनजाने में हम लोग वो डिसीजन लेते हैं। तो एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर काफी ये क्वेश्चन करते हैं कि फ्री विल एक्चुअली एग्जिस्ट करती है कि नहीं, नहीं करती, क्योंकि अगर हमारी लाइफ के डिसीजन हम सोसाइटी पे बेस्ड ही ले रहे हैं तो फिर वो फ्री विल नहीं हुई। और फिर कुछ कुछ एग्जिस्टेंशियलिस्ट है वो उसको और ही अलग डिमेंशन में लेके जाके उसको डिस्कस करते हैं, बट दैट्स नॉट आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर। तो इसमें वो एब्सर्डिटी और वर्ड प्ले, मतलब वो बातों के डबल मीनिंग में बात करेंगे या वो बोल कुछ और रहे उसका मतलब कुछ और निकलेगा, ये सब इस प्ले में दिखेगा। फिर अभी देखते हैं वेटिंग फॉर गोडो एज अ थिएटर ऑफ एब्सर्ड। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें दो कैरेक्टर्स है, व्लादिमीर एंड एस्ट्रेजॉन। वो एक और कैरेक्टर है गोडो। उसके बाद उसका वो वेट कर रहे हो, पूरे प्ले में गोडो आता ही नहीं है, ठीक है, और वो बैठ के उसका वेट कर रहे, तो वो क्या करते हैं, रिपीटेटिव टास्क करते रहते, जैसे अभी उनको बैठ के टाइम पास करना है वहां पे जब तक गोडो नहीं आता, और इनको कंफर्म पता भी नहीं है वो आएगा कि नहीं, लेकिन अभी उनको बस कहीं से पता चला है कि हमको वेट करना है तो वो करते रहते हैं। तो अभी टाइम पास नहीं हो रहा तो वो लोग क्या करेंगे, वो अपने हैट एक्सचेंज करते हैं, व्लादिमीर के हैट स्ट्रेजॉन पहनेगा, स्ट्रेजॉन की हैट व्लादिमीर पहनेगा। फिर वो ये लोग ये डिस्कस करते कि अभी चलो टाइम पास नहीं हो रहा तो चलो सुसाइड कर लेते हैं। तो वो उनका वो जो बार बार वो ऐसी फालतू की बकवास कर रहे रहते पूरे प्ले में। फिर वो बार बार ये बोलेगा कि मुझे कैरेट खाना है, फिर उनको बीच में चिकन बोन्स चाहिए रहेंगे, वो कुछ भी ऐसे बकवास करते रहते हैं पूरे प्ले में। मतलब फर्स्ट हाफ में ऐसे होता है कि व्लादिमीर और एस्ट्रोजन वेट कर रहे हैं, फिर वो आता नहीं है, फिर एक छोटा बच्चा आके उनको बोलता है कि आज गोडो नहीं आएंगे तो वो शायद कल आएंगे। फिर कल भी ऐसे ही होता है, मतलब सेकेंड एक्ट में भी सेम चीज होता है, वो वेट करते रहता है और एंड में वो बच्चा आके फिर से बोलता है कि शायद अभी गोडो नहीं आएंगे। तो इसमें एग्जिस्टेंशलिज्म का थीम है कि इसमें ये जो
व्लादिमीर और एस्ट्रेजन वो जो माइंडलेस कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, उसमें वो सेंस बनाने की कोशिश करते कि हमें अभी हमारी लाइफ का एक पर्पस है, उन दोनों की लाइफ का क्या पर्पस है कि उनको घोड़ों का वेट करना है, लेकिन वो घोड़ो एंड तक आता ही नहीं प्ले में, ठीक है। तो फिर उनका वो जो लाइफ का पर्पस है वो कभी फुलफिल ही नहीं होता, और शायद उसमें रिपीटेशन भी दिखाई जाती है कि मतलब वो अभी वहां पे बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आज के दिन वहां पे बैठे, पता नहीं वो कितने दिनों से वहां पे बैठ के घोड़ों का वेट कर रहे हैं, और आगे भी शायद वो कितने दिन वहां पे बैठ के घोड़ों का वेट ही करते रहेंगे। तो इससे क्या होता है, फ्यूटिलिटी समझ में आती है कि तुम कुछ भी करो, लाइफ का तुम्हें एक आउटकम नहीं मिलेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, तुम मीनिंग ढूंढने जाओ तुमको मीनिंग मिलेगा ही नहीं। फिर कैरेक्टर्स के एक्शंस और डायलॉग एब्सर्डिटी बताते हैं कि जैसे उनका टाइम पास नहीं हो रहा तो चलो सुसाइड कर लेते हैं, ये कितनी एब्सर्ड बात है। हम लोग रियल में ऐसा थोड़ी करते कि चलो आज टाइम पास नहीं हो रहा तो जान दे देते हैं, हम लोग सोचेंगे कि चलो टीवी देखेंगे या इंटरनेट पे कुछ कर लेंगे या फिर किसी के साथ गप्पे ही मार लेंगे, लेकिन उनका वो भी नहीं है, कुछ ये नहीं हो रहा तो चलो ये करते, एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में चले जाते हैं वो, और वो बार बार वही चीज रिपीट करते रहते हैं, वही चीज, वो एक स्टोरी अभी शुरू में बताएंगे, फिर 2 एक्ट सीन के बाद वो वही स्टोरी फिर से रिपीट करेंगे। फिर टाइम एंड मेमोरी, इस प्ले में जो टाइम और मेमोरी है इसको क्वेश्चन किया जाता है। जैसे प्ले के बिगिनिंग में एक कैरेक्टर बोलता है कि मैं उस डिच में गिरा था, मतलब मैं उस गड्ढे में गिरा था, और फिर वो बोलता है कि मुझे किसी ने मारा था। तभी उसको ये भी नहीं याद आ रहा कि उसको कल मारा था, परसों मारा था, कि पता नहीं उसको कितने महीने हो गए जब उसने वो मार खाया था, उसको वो सारी चीजें भी याद नहीं आती, और वो बार बार ये रिकॉल करने की कोशिश करते कि उनको किसने बोला था कि घोड़ों का वेट करना है। व्लादिमीर को लगता है स्ट्रेजॉन ने बोला था, स्ट्रेजॉन ने बोला को लगता है कि व्लादिमीर ने बोला था। तो वो बार बार यही सारी चीजें क्वेश्चन करते रहते हैं, अगेन वो वहां पे वेट कर रहे हैं, दैट इज नॉट देयर फर्स्ट टाइम दे आर वेटिंग, तो इसके पहले भी वो काफी टाइम तक वहां पे वेट कर रहे थे। तो फिर इस प्ले में टाइम और मेमोरी को भी क्वेश्चन किया जाता है, और वो मतलब उनको याद ही नहीं आता ना कि उन्होंने कब कौन सी चीज कहाँ पे की थी, तो वो समवट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से उसको इक्वेट किया जाता है। स्ट्रक्चर, प्ले का जो स्ट्रक्चर है वो अनकन्वेंशनल है, मतलब इसमें एक तो एक्शन नहीं हो रहा ठीक से, फिर बार बार डायलॉग्स रिपीट हो रहे हैं, सर्कुलर पैटर्न्स है, इसका कोई प्लॉट नहीं है, मतलब बिगिनिंग मिडल और एंड नहीं है इस प्ले में कोई, और इसका कोई कंक्लूसिव आंसर भी ऑडियंस को नहीं मिलता। इस प्ले का सिग्निफिकेंस क्या है, इस प्ले को बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्ले कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू लाइफ की जो फ्यूटिलिटी है या एग्जिस्टेंशियल जो आंगस्ट जो है वो इस प्ले के थ्रू हमको समझ में आता है। और ये प्ले में हमको एक क्लोजर या होप भी नहीं मिलती, मतलब हमको ये भी नहीं पता चलता कि घोड़ो आखिर में आएगा कि नहीं आएगा, या अगर आया तो फिर अगर वो आता है डेफिनेटली तो व्लादिमीर और एस्ट्रेजन की लाइफ अच्छे के लिए सुधरेगी, लेकिन वो आता ही नहीं, और ऑडियंस को वो होप भी नहीं मिलती कि शायद वो कल आएगा या परसों आएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, री हो जाता है एब्सर्ड डिसबिलीफ कि हम लोग ये जो ढूंढने की कोशिश करते हैं लाइफ का मीनिंग, वो कभी हमको मिलेगा ही नहीं, हमारी लाइफ ऐसे ही रहेगी, मीनिंगलेस ही रहेगी। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।